हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रहा है ना? तो पढ़ाई अच्छे से करो और उम्मीद करता हूँ जो चार लेक्चर आ चुका है तो चारों लेक्चर अभी तक देख चुके होंगे और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बात कर रहे थे। तो पहला यूज डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, दूसरा यूज है। तो सेकेंड यूज क्या है? टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। तो दो या उससे ज्यादा, इनफैक्ट तीन बोल सकते हैं, तीन या उससे ज्यादा। दो में तो ऐसे ही नहीं होने वाला, थ्री बोल दो इसको, थ्री और मोर फिजिकल क्वांटिटी। अभी बात करूंगा टू में, टू से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो थ्री और मोर फिजिकल क्वांटिटी, उनमें रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। तो कुछ जो फॉर्मूला तुम जानते हो उसी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल स्टार्ट करने वाला हूं, इफ ऐसा कुछ दिया रहेगा कि फोर्स जो है डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू ए में जो फॉर्मूला पढ़े हो उसमें फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन होता है। तो मान लो तुमको फॉर्मूला नहीं पता है और ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है कि फोर्स डिपेंड करेगा इसमें मास एंड एक्सेलरेशन पे। फाइंड फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दिए लिखा, तो फाइंड फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हुए फॉर्मूला निकालना है। तो ये इक्वल टू एम का कुछ पैटर्न है, अभी यहाँ पे दिखा दूंगा। तो जो फॉर्मूला पता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि एफ इक्वल टू, हाँ एक चीज करना होगा कांस्टेंट, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए है कि 5 एम ए है कि 10 एम ए है, डायमेंशन को नहीं पता, सब बराबर है डायमेंशन के लिए, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो तो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ की एक लेना होगा, m का पावर मान लो मैं x मान लिया और a का पावर y मान लिया, नहीं पता। तो m का पावर x, मतलब x का वैल्यू 1 आना चाहिए और y का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1, अगर सही से मेरा इक्वल टू वहां फॉर्मूला है तो। अब ये कोई कांस्टेंट है डायमेंशन लेस, ये जो है डायमेंशनल कांस्टेंट या न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी बोल देते हो, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। तो हमें पता है कि k का वैल्यू 1 आने वाला है, लेकिन फिर भी उसको लिखेंगे नहीं, है ध्यान रखना है। तो k के टर्म में हमें आंसर देना होगा, तो k न्यूमेरिकल कांस्टेंट लिख देना बस वहां पे। तो इस तरह से जिस पे बोल रहा है कि फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, इक्वल टू, डिपेंड मतलब ये कांस्टेंट लिख लेना है, किस पे? मास पे। था मास का पावर x, एक्सेलरेशन का पावर y, जितना उसके क्वांटिटी के ऊपर पावर डालते जाओ, x y z। वेरिएबल कुछ है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ और डाल सकते, ABCD जो भी मिल जाए डाल दो। और करना ये होता है कि जो लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड होगा, इक्वल के राइट साइड, दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर होना चाहिए। तो जितना ये डायमेंशन है फोर्स का, तो पूरा मिलकर फोर्स के बराबर होना चाहिए। दोनों का डायमेंशन अगर इक्वेट कर दोगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो सारे डिस्कशन में यही काम करना है। तो देख लो, तो f का डायमेंशन किसके बराबर होगा? मास का डायमेंशन का पावर x, एक्सेलरेशन का डायमेंशन का पावर y। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। अब इक्वेट करो, जो कितना आएगा? फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशन तो पता होगा, कितना आता है? mlt-2 होता है क्या? मास का डायमेंशन m, तो m का पावर x। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt-2 ओवरऑल का पावर y, है ना हुआ? तो देखो इसको लिख सकते हो m का पावर x, l का पावर y और t का पावर क्या -2y होगा। ये y हुआ, अब -2 में y मल्टीपल होगा तो -2y हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, m का पावर x, l का पावर y, t का पावर -2y। इधर भी लिख लो, कुछ नहीं है तो 1, ab1 -2, इधर लिख सकते हो ना, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। तो पहला तो काम है कि दोनों साइड का डायमेंशन लिख लो। अब उसके बाद क्या करो, चूंकि दोनों बराबर है तो बराबर तभी हो सकता है जब पावर भी बराबर हो। तो जो यहाँ m का पावर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ -2 है तो यहाँ भी -2 होना चाहिए। इक्वेट कर लो, वहां से आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर 1 जो है x के बराबर, तो ये बोल सकते हो कि x 1 के बराबर आ गया। 1 जो है y के बराबर, इसका मतलब हो गया कि y जो है 1 के बराबर आ गया। तो ये दोनों निकल गया। एक और वैल्यू आ रहा है, अब देखो कितना आ रहा है, कैंसिल आउट करके भी कितना आएगा? 1। तो कभी कभी दो वेरिएबल में 3 वैल्यू भी आने लगे, लेकिन अगर ऐसा आ रहा है
तो उसमें से दो एक जैसा ही आना चाहिए। 1 बोल दे और ये 2 बोल दे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा या तुम कुछ गलती कर रहे हो। तो ध्यान दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना 1। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, k m का पावर 1 a का पावर 1। तो फार्मूला क्या हुआ, F इक्वल टू k m a, ये फार्मूला होगा। तो ध्यान रखो F इक्वल टू m a नहीं लिखना है, क्या लिखना है, k m a। हमें पता है k m a होता है, इन डिस्कशन जो भी होगा क्वेश्चन का उसमें हमें ये करना है, ऑप्शन वगैरह जो रहेगा उसी पैटर्न करेगा। तो k m a, जहाँ पे k क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा इसका डिस्कशन हुआ। तो जो डायमेंशन वाला जो डिस्कशन है यूज का है, तो वन ऑफ ये इंपॉर्टेंट यूज है जिसमें कि फार्मूला का हम लोग बात करते हैं। और मिनिमम 3 क्वांटिटी तो होगा ही, जैसे F इक्वल टू m a, तो F और m इक्वल तो नहीं ना कर सकते हो, दोनों साइड F लिख दोगे तो थोड़े होने वाला। तो एक क्वांटिटी लेफ्ट में आना है, एक क्वांटिटी राइट में आना है। तो क्वांटिटी राइट में एक से ज्यादा होगा तब ना रिलेट करोगे, इसलिए 3 एंड मोर देन 3 की बात करते हैं। नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहे पावर ऑफ अ मैन, तो कोई मैन उसका बोलते पावर, मेरे पास पावर ज्यादा है कम है, तो ही पावर है। तो पावर जो है उसका, तो पावर पॉलिटिकल पावर या वो इन्फ्लुएंस वाला पावर नहीं, तुम्हारी शारीरिक शक्ति है, इसकी बात की जा रही है। तो पावर ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन इट्स मास, उसका जो मास होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, मान लो दौड़ रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा, और उसका जो वेलोसिटी रहा होगा उस मोमेंट पे, उस पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन दिया है तो जो दिया वैसे मान लेना, ज्यादा एनालिसिस इसमें करना भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कुछ ज्यादा कुछ एनालिसिस करना नहीं होता है। रिलेटेड मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी मैथमेटिकली तुमको डिस्कस कर देना है। तो तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करना होगा, तो पावर डिपेंड कर रहा है इन तीनों पे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो मान लेंगे P इक्वल टू कोई कांस्टेंट m का पावर x, a का पावर y और b का पावर z। क्या करेंगे, तो पावर डिपेंड किया, कोई कांस्टेंट हो गया, वही मास पे डिपेंड किया, एक्सेलरेशन पे किया, वेलोसिटी किया, इसका पावर x, इसका y, इसका z। अब इक्वेट कर लो, P का डायमेंशन क्या होगा, तो मास का पावर x डायमेंशन, एक्सेलरेशन का y और वेलोसिटी जो है z। चलो पावर का डायमेंशन बताओ, बहुत बार यूज किया गया, ml²t-3, तो याद हो जाना चाहिए। वर्क डन पर एनी टाइम, मास m का पावर x, एक्सेलरेशन lt-2 का पावर y, वेलोसिटी lt-1 का पावर z। इक्वेट कर लो, m का पावर x, यहाँ क्या, l का पावर y या t का पावर -2y, l का पावर z और t का पावर -z होगा क्या। अब जो भी सेम बेस है उनका पावर जोड़ दो, यहाँ m देखो यहाँ पे और कहीं नहीं है, l दो जगह यहाँ और यहाँ, तो बेस सेम होता है तो पावर जोड़ा जाता है, पढ़े हुए 9th में। और लेफ्ट वाला देख लो क्या है, m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -3 है क्या, 1 कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, m का पावर, m का पावर x, l का पावर कितना होगा, यहाँ y और वहां z, तो y प्लस z, और t का पावर कितना, वो मल्टीपल में ही रहेगा, यहाँ -2y वहां -z, -2y -z होगा क्या। अब अलग अलग पावर को इक्वेट कर लो, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 1 आया, x कितना आ गया 1। आगे y प्लस z कितना आएगा, y प्लस z कितना आ गया 2। इक्वेशन नंबर 1 कर लो, या इसको 1 करो, इसको 2 करो। अभी y z अलग अलग नहीं निकला है, इक्वेशन आया है। और -2y -z किसके बराबर होगा, -3। माइनस हटाओ मत, ऐसी छोड़ दो। अब दोनों को जोड़ोगे तो देखो z निकल जाएगा, तो z हट जाएगा, y निकलेगा। तो जोड़ोगे, देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं। तो सेकेंड और थर्ड को जोड़ लो, तो z से z हट गया तो y और -2y, क्या -y बचेगा, और 2 - 3 कितना होगा, -1। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा क्या, तो y 1 आ गया। देख लो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे z से z हट गया, -2y प्लस y, तो -y बचा, -3 में 2 जोड़ोगे तो -1 बचेगा। अब सेकेंड में पुट कर लो, तो y 1 हो गया, z निकालना है, तो z का वैल्यू क्या 1 आ जाएगा। देखो ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब फार्मूला क्या बनने वाला है, देखो ये फार्मूला यहीं लिख देना है। तो P का फार्मूला होगा k m का पावर v1, a का पावर v1 और v का पावर v1, मतलब P हो जाएगा k m a v।
यहाँ तीनों पूछ सकता है, या बहुत बार होता है कि पावर दे देगा कि एक्स वाई जेड है, उनका सम पूछ देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ, एक्स इंटू वाई बाई जेड बताओ, कोई इक्वेशन दे देगा, नंबर का वैल्यू रह सकता है या तुम्हें ऑप्शन में रह सकता है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, नोट डाउन करो। तो तीसरा एग्जांपल है, इसमें बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड डायमेंशनल रिलेशन। मतलब इसमें कुछ टर्म हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया हो। एक तो टाइम पीरियड, ठीक है, सिंपल पेंडुलम बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टर्म क्या है, मास ऑफ द बॉब। बॉब क्या है, मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम लोग नहीं जान रहे होंगे, सिंपल पेंडुलम कुछ लोग नाम सुने, लेकिन बॉब का नाम तो नहीं है शायद जानना, या कुछ लोग जान रहे होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बावजूद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ये देख लो कि बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि टाइम पीरियड, किसी का भी टाइम पीरियड हो क्या फर्क पड़ने वाला, उसका टाइम का ही डायमेंशन होगा। तो मान लो उसको मैं समझा भी दूंगा है क्या चीज, लेकिन मैं पहले समझाना चाह रहा हूं कि बिना टर्म्स को पूरा जाने हुए तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तुम सारे टर्म्स को नहीं जान सकते हो सकता नहीं भी पता, पूरा सिलेबस पढ़ लो तब भी नहीं पता हो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे तो तुम्हारा सिलेबस कहीं, सिलेबस पढ़ोगे, एसटीएम टॉपिक है तो तुमको टर्म पता चल जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। तो टाइम पीरियड निकालना है तुम्हें, किसी का भी टाइम पीरियड निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो टी इक्वल टू, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसी का, एक कांस्टेंट तो डाल देना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ का पावर एक्स, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास का पावर वाई, तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, जी का पावर जेड। हो गया काम खत्म। मास किससे, किसका है, उससे क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, मास तो मास है, लेंथ तो लेंथ है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो उस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये लिख करके डायमेंशन इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो देख लो, जो समझना जरूरी नहीं है, फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन जो समझाने लायक हो उसको मैं समझा दूंगा। तो सिंपल प्रॉब्लम ऐसे होता है कि रस्सी होता है, यहाँ पे एक मास लटका हुआ रहता है, छोटा सा मास होता है, रस्सी होता है, और इसको ऑसिलेट कराते हो, ऐसे घर में भी कर सकते हो, एक रस्सी, मास को रस्सी से बांध दो, इसको ऐसे डिस्प्लेस कर छोड़ दो, ऐसे ऑसिलेट करेगा, वही सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहां से यहाँ जाना, यहां से यहाँ मान लो एक कोई डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये जाना और आना का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है रस्सी उसी का लेंथ एल है, और ये जो बॉब है इसी को बोलते हैं, जो स्फीयर है, जो बॉल है, तो बॉल ना बोल के बॉब बोलते हैं इसको। ये जो ब्लॉक जो भी लटकाते हैं उसी को बॉब बोला जाते हैं। तो मास ऑफ बॉब, नहीं नाम भी पता तो क्या फर्क पड़ने वाला। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, हो सकता है कुछ लोग इसका टाइम पीरियड पता भी हो, तो टर्म कुछ वैसा ही आने वाला, देख लेना। तो टाइम पीरियड का ऐसा कुछ वैल्यू, अब इक्वेट कर लो, वैल्यू आ जाएगा। तो ये तो टी ही रह जाएगा, ये हट गया, एल का पावर एक्स, एम का पावर वाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो एल टी माइनस 2 का पावर जेड होगा। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 2। तो इधर केवल टी है, तो एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 1 तो लिख सकते हैं ना। एम और एल नहीं है, 0 0 पावर कर लो। यहाँ देखो एम का पावर कितना है, वाई, एल का कितना होगा, यहाँ एक्स और यहाँ जेड होगा। क्या देखो, नहीं तो फिर तोड़ लो एक लाइन और, तो एक्स प्लस जेड, टी का पावर कितना हो गया, -2 होगा। तो सेम बेस के पावर का ऐड करना है, यहाँ एक्स है यहाँ जेड है, 1 नहीं है, 1 और जेड मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड होगा, ये -2 जेड होगा, तो ये एक्स प्लस जेड हुआ -2 जेड। अब इसको इक्वेट कर लो, इक्वेट करो, देखो यहां से आंसर आ जाएगा। इक्वेट कर दे देखो, तो पहले तो y निकल गया कि y का वैल्यू 0 आएगा। y का वैल्यू कितना आया, 0, मतलब y कौन से, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो देखोगे वहां मास नहीं आता है, आता है t को 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है, तो वही कुछ आना है। देखो x प्लस जेड कितना आएगा, 0, और नहीं तो पहले इसको इक्वेट कर लो, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। -2 जेड कितना आएगा, 1, तो -2 जेड 1, मतलब जेड का वैल्यू कितना आ गया, -1/2, तो जेड का वैल्यू आया -1/2। और x प्लस जेड 0 है, x प्लस जेड 0 है, x और जेड का वैल्यू -1/2 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्या x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा कि l का पावर 1/2, मास का पावर 0 और g का पावर कितना, -1/2।
तो किसी का पावर निगेटिव होता है तो नीचे जाता है, और 1/2 क्या होता है तो रूट, तो क्या बन जाएगा ये के अंडर रूट एल, रूट में रहेगा लेकिन नीचे जाएगा अंडर रूट जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पता है? एग्जैक्ट जो फॉर्मूला तो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो वही फॉर्मूला हम लोग निकाला। देखो के का वैल्यू कितना 2 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई 22/7, तो उसका वैल्यू तो डायमेंशन से नहीं निकाल सकते ना, जो वेरिएबल वाला पैटर्न में निकलेगा। तो देखो रूट एल बाई जी आ रहा है कि नहीं, तो देखो एल का पावर 1/2 तो रूट एल हुआ। अब -1/2 क्या होता है, नीचे में रूट जी हो जाएगा, तो माइनस का पावर नीचे जाता है, एक्स का पावर -1 तो 1/x, एक्स का पावर -1/2 तो 1/रूट जी, तो 1/रूट जी चला गया, तो वैल्यू यहां से आ गया। ठीक है, तो नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला निकालने पे कि स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। अब स्पीड किसी भी चीज का, वेव इन ए स्ट्रिंग हो या किसी का हो, डायमेंशन तो स्पीड का ही ना होगा, तो कुछ ऐसा नया क्वेश्चन रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड्स ऑन किससे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो रस्सी में टेंशन है, बताया था फोर्स का होता है, सरफेस टेंशन का अलग होता है फोर्स बाई लेंथ, रस्सी का टेंशन वो फोर्स के बराबर होता है। एंड लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है तुमको बता दिया है, लीनियर मास डेंसिटी होता है मास बाई लेंथ, उसको म्यू से लिखा गया है, इसको म्यू पढ़ते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा है उस तरह से ये म्यू पढ़ा जाता है। तो लीनियर मास डेंसिटी होता है मास बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तुम्हें फार्मूला निकालना है, तो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग मान लो v इक्वल टू कोई कांस्टेंट t का पावर x और म्यू का पावर y, इतना ही ना है, तो दो ही वेरिएबल पे है, तो टेंशन और म्यू है। तो म्यू का डायमेंशन क्या है, टेंशन तो फोर्स का डायमेंशन हो गया, म्यू है मास पर यूनिट, चलो यहीं पे ले लो। तो वेलोसिटी का डायमेंशन किससे बराबर होगा, टी ये टेंशन है, टी टाइम टेम्परेचर नहीं है, टी हो गया एक तरह से फोर्स, यहां लिख दे रहा हूं मैं, फोर्स का पावर x, ये हो गया मास बाई लेंथ का पावर y। तो जहां कुछ वैसा क्वांटिटी मिल जाए जो कंफ्यूज कर रहा हो, उसका लैंग्वेज में लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। तो वेलोसिटी का क्या होगा LT-1, फोर्स का MLT-2 का पावर x, मास का m और लेंथ का l, तो नीचे हो गया, फिर ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा ML का पावर -1 होगा, क्या M/L था, ML का पावर -1, इक्वेट कर लो, पहले तो पावर देखो, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा m का पावर x, l का पावर x, t का पावर -2x पहले का। दूसरे में क्या आएगा m का पावर y, l का पावर -y। तो डायरेक्ट लिख सकते तो ठीक है, नहीं इतना लाइन लिख लो फिर जोड़ लो, m दो जगह है तो पावर जोड़ दो, यहाँ m नहीं है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, यहाँ m का पावर कितना होगा x प्लस y, m का पावर हो जाएगा x प्लस y, l का पावर कितना होगा, देखो यहाँ x है, यहाँ -y है, तो x -y, और t का पावर कितना होगा, यही केवल है तो -2x, तो t का पावर हो जाएगा -2x। इसी को हम लोग को इक्वेट करना है, m का पावर l का और t का। देखो t को तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर, तो t ही पहले इक्वेट कर लो, तो -2x इक्वल टू -1, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 1/2, इसी को x निकल गया। अब x निकल गया तो इसमें इक्वेट करोगे तो y निकलेगा, कोई एक कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई कितना 0, x प्लस वाई कितना होगा 0, m का पावर 0, x प्लस वाई 0, तो x 1/2 है, यहाँ से क्या y का वैल्यू -1/2 आएगा। देखो इससे भी इक्वेट करो वही आंसर आएगा, x माइनस वाई कितने बराबर है 1, l का पावर x माइनस वाई 1 है, तो x पुट करो, इसे x का वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। तो y से माना चाहिए, बार इसमें करो या इसमें करो, बताया था कि कभी कभी दो वेरिएबल 3 इक्वेशन हो जाएगा, ज्यादा इक्वेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा, दो वेरिएबल एक जैसा ही आंसर दे देगा। तो 1/2 माइनस वाई इक्वल टू 1, उधर लाओगे तो क्या वैल्यू y का -1/2 आ जाएगा। तो देखो y का वैल्यू आया -1/2, तो फार्मूला निकालो तो क्या बनेगा, तो फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा v इक्वल टू k t का पावर 1/2 और म्यू का पावर कितना -1/2 होगा, x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू कितना -1/2।
तो ये अंडर रूट जैसे पहले अभी किया, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट टी, हो जाएगा 1/√μ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा के अंडर रूट टी बाई म्यू। तो अगर एक्चुअल फॉर्मूला की बात करोगे तो के का वैल्यू 1 आता है, अंडर रूट टी बाई म्यू क्यों आता है। तो हमें वो नहीं देखना, हमें बस के लिख लेना कि कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट क्वांटिटी है, डायमेंशनली कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ऐसा नहीं कि जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी सब डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है लेकिन उसके पास डायमेंशन होता है। तो फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट इसके पास डायमेंशन होता है। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये डिस्कशन हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीड ऑफ रिपल वेव। तो रिपल वेव होता है जिसका स्पीड, अब यहाँ फिर वही बात, रिपल वेव नहीं भी पता उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो पानी का सरफेस है उस पर कोई चीज गिराते हो, तालाब में कोई पानी है उस पर कुछ चीज गिराते हो, पत्थर वगैरह ड्रॉप करते हो, तो देखते हो वहां पे जो सरफेस उस पर एक वेव का पैटर्न बनता है, एनर्जी बाहर की ओर भागता है, वेव का पैटर्न जो है बाहर की ओर भागता है, तो उसी को बोलते हैं रिपल वेव। तो सरफेस पे जो वेव बनता है कोई चीज ड्रॉप करने पे, तो वो जो सरफेस पे वेव बनता है उसी को बोलते हैं रिपल वेव। तो ये रिपल वेव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको पता है नहीं पता है। तो तुम देख लो कि स्पीड रिपल वेव का, कोई रिपल वेव या कुछ भी हो, स्पीड से मतलब है, मतलब कैसे लिखोगे इसको, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किस पे डिपेंड करा है, डिपेंड डेंसिटी, वाटर का, पानी का सरफेस पे है तो पानी की डेंसिटी पे डिपेंड करा, मान लेना है। तो डेंसिटी का पावर x, वेवलेंथ ऑफ द वेव का पावर y, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर z। तो डिपेंड करा डेंसिटी पे, वेवलेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पीड है, स्पीड रिपल वेव का। रिपल वेव तुमको पता है नहीं पता उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा डिस्कशन कर लो, इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा LT-1, ये तो कांस्टेंट है। डेंसिटी का क्या होता है, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम, तो मास m और वॉल्यूम L का पावर -3 होगा क्या। लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ तो L ही ना होगा, वेव का लेंथ बताया था, तो वेवलेंथ वही हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 का पावर z। तो वेलोसिटी LT-1 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के बराबर LT-2। तो इक्वेट करो, यहां हुआ m का पावर x, l का पावर -3x, l का पावर y, l का पावर z, t का पावर -2z। तो हो जाएगा m का पावर x, l का पावर, यहां हुआ m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। एक तो दिख रहा है कि x 0 होने वाला, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर से कोई मतलब नहीं है। वैसे सरफेस का वेव है तो डेंसिटी वगैरह पर डिपेंड तब करता है जब अंदर का चीज रहता है, तो उससे उतना सोचना नहीं है, तुम्हें जो मैथमेटिकली आ रहा है वो कर देना है, वैसे ही रिलेट कराऊंगा। -3x प्लस वाई, एल का पावर क्या हुआ -3x प्लस वाई, यहाँ कितना z प्लस z, t का पावर कितना होगा तो -2z। देखो एक ही जगह है ना, तो -2z, जो पहले आसानी से निकल रहा है उसको निकाल लो, तो x निकल जाएगा, तो x का वैल्यू 0 होगा। फिर देखो z आसानी से निकल जाएगा यहां से, तो -2z इक्वल टू -1। तो ये जो -2z किसके बराबर है -1, तो यहां से z का वैल्यू निकल जाएगा 1/2, तो z का वैल्यू तो 1/2 आया। अब पता करो कि y का वैल्यू क्या है, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, कौन सा, 3x -3x प्लस y प्लस z। तो सिंस -3x प्लस y प्लस z 1 है, ये तो 0 हो गया, y z का वैल्यू कितना 1/2 इक्वल टू 1 होगा क्या, देखो तो z का वैल्यू 1/2, y x 0 उधर 1, तो क्या y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इक्वेशन क्या बनने वाला है, देख लो ये लिख दे रहा हूं, इक्वेशन बनेगा v k, इसका जो पावर है रो का पावर 0, लैम्डा का पावर 1/2 और जी का भी पावर कितना 1/2, दोनों का पावर 1/2 है, तो दोनों रूट और रूट में जाएगा, तो v का वैल्यू क्या k अंडर रूट लैम्डा जी होगा। तो बहुत बार ऐसा ही पूछा जाता है कि ऐसा कुछ डिस्कशन है, तुमको ये बताओ कि वेवलेंथ डबल करेंगे तो वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो वेवलेंथ डबल करोगे तो वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगा, वेवलेंथ 4 टाइम्स करोगे तो वेलोसिटी कितना होगा तो 2 टाइम्स।
तो 4 टाइम्स करोगे तो 2 टाइम्स होगा, तो ऐसा डिस्कशन होगा। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डेंसिटी कुछ भी करो, वाटर में हो या केरोसिन हो या मिल्क में हो, सब में सेम ही होगा। डेंसिटी ऑफ जो जिस लिक्विड पे वो रिपल वेव बन रहा है उसके डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। अब यहाँ करो या फिर मून पे ले जाओगे तो फर्क पड़ेगा फिर, लेकिन अर्थ पे कहीं भी है वो तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा भी डिस्कशन रहता है। तो अगर ऐसा डिस्कशन तो पहले निकालोगे तब ना पता चलेगा। और लैम्डा का पावर क्या है, तो लैम्डा का पावर वाई है, तो वाई को निकाल के तुमको सोल्व कर लेना। तो वैसे भी वाई निकालने के लिए दोनों निकालना ही पड़ता। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन रहता है, तो नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आईआईटी 2014 में आया हुआ है। पूरा लैंग्वेज था, थोड़ा लैंग्वेज को मैं शॉर्ट किया हूँ, छोटा किया हूँ, तो पूरा लैंग्वेज देख लेना। तो उसमें पूरा लैंग्वेज था, उसी को शॉर्ट करके मैं यहाँ लिखा हूँ। तो जो फॉगी कंडीशन है, देखे होगे कि जब फॉग वाला दिन होता है, तो जब गाड़ी से जाते हो तो लाइट बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, तो बहुत ज्यादा दूर तक रास्ता नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो बोला जाता है धीरे धीरे चलो। ज्यादा स्पीड में जाओगे तो आगे कौन है नहीं पता चलेगा, टक्कर हो जाएगा। तो जब फॉग बहुत ज्यादा होता है, धुंध बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में जो लाइट है बहुत अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो वही कुछ है, ये कोई रेलवे इंजीनियर वगैरह कुछ ऐसा था, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ फार्मूला निकालना चाह रहा है। तो डिस्टेंस जो दिख रहा है वो किस पे डिपेंड किया, फाइनली वो मतलब है, और भी ऊपर मैंने लिखा हुआ तो हटा दिया हूं मैं, तो उससे कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। तो मेन जो पॉइंट है वही है कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड किया, तो डेंसिटी, वही मास डेंसिटी लिखा था। तो डेंसिटी फॉग का, इंटेंसिटी होता है पावर बाई एरिया। तो एक टर्म ध्यान रखना, वहां लिखा हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन में, पावर बाई एरिया। तो इंटेंसिटी होता है पावर बाई एरिया, उस पर डिपेंड कर लाइट सिग्नल जो भी है तुम्हारा, जो लाइट है, और उसका फ्रीक्वेंसी। एक टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या, 1 बाई टी, या टी का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ तुमको d इक्वल टू एस टू द पावर 1 बाई एन है, तो एन का वैल्यू निकालना, मतलब एस का पावर निकालना तुम्हें। तो मान लो कि d जो है डिपेंड कर रहा है k इंटू डेंसिटी का पावर x, इंटेंसिटी को s माना है, पावर y, और फ्रीक्वेंसी का पावर z। हमें क्या निकालना है, y ही 1 बाई एन है। तो y का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमको n का वैल्यू निकल जाएगा। तो d तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का l हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, ml-3 का पावर x। इक्वेट करके देखो, ट्राई करो खुद से, उसके बाद वीडियो देखना, आराम से हो जाएगा। s क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी है, तो पावर का क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पे s का डायमेंशन इधर मैं कहीं निकाल दे रहा हूँ, यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। तो पावर होता है ml/t-3 होता है क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और डिवाइड एरिया L²। तो देखो क्या बन जाएगा, एरिया L²। तो क्या ये इंटेंसिटी ml का पावर 0 t का पावर -3 बनेगा क्या, तो इंटेंसिटी का ये हो जाएगा l का पावर 0 t का पावर -3। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, t का पावर -1 का पावर z, ये ना होगा। इक्वेट करो, इधर तो l ही है, यहाँ क्या होगा m का पावर, तो m का पावर है x, l का पावर -3x होगा। यहाँ m का पावर y, l तो है नहीं, t का पावर -3y, और t का पावर कितना -z। तो इधर जो है m का पावर कितना है 0, l का पावर 1, और t का पावर कितना 0। m का 0, l का 1, और t का पावर 0। इधर m का पावर कितना है x प्लस y, है ना, देखो तो x प्लस y, ठीक है। l का पावर कितना है -3x, और नहीं है उधर, l का पावर -3x। t का पावर कितना है -3y -z, तो t का पावर है -3y -z, है क्या। तो देखो यहाँ से जो पहले निकालना निकालो, देखो l का पावर इक्वेट करो तो पहले आंसर आ जाएगा -3x = 1। हमें y निकालना है, ये भी ध्यान रखना, x = -1/3। तो y तो बिना x निकाले नहीं हो सकता ना। अब देखो इसको इक्वेट करोगे, इसको करोगे, क्योंकि y हमें निकालना है, x तो पता है, x पुट करके y निकल जाएगा। इसको इक्वेट कर लेते हैं, इसको करने का जरूरत ही नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो काम हम लोग नहीं करेंगे। तो सिंस x + y = 0, x वो -1/3 है, तो y कितना आ जाएगा, y 1/3 आ जाएगा क्या। जो y का वैल्यू 1/3 है, तो मतलब n का वैल्यू कितने के बराबर होगा, n का वैल्यू 3 होगा क्या। तो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था IIT एडवांस में, जो कि कुछ ज्यादा डिस्कशन में था नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान होता आराम से सोल्व किया जा सकता था। तो नोट डाउन कर लो।
तो ये कुछ डिस्कशन हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड यूज था, जिसमें हम लोग फार्मूला निकालने पे बात किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और इसका जो अदर यूज है उस पर बात करेंगे। तो ये डिस्कशन होगा और फिर उसमें तुम्हें यूनिट कन्वर्जन का भी कुछ होता है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइम बचेगा तो भी कर लेंगे। तो तुम्हारा मुझे लग रहा है लास्ट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर ही लास्ट हो सकता है, या हो सकता है और लेक्चर उसमें हम लोग करेंगे। तो नोट डाउन कर लोगे।